Good evening, dear students. Welcome to SBA Dangal English course. In today's class, we will learn how to use the working of English in a question paper with pattern handling. So, without wasting any time, let's start the class. Today's pattern is starters, connectors, your favorite one. तो आज का जो पैटर्न है वो क्या है आपका स्टार्टर्स कनेक्टर्स वाला पैटर्न है जो कि स्टूडेंट्स जिसके लिए बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पैटर्न है सर, ये समझ में नहीं आता किस तरीके से करना होता है इसको, और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए कि पिछले कुछ अगर अपने बात करें प्रीवियस कुछ ईयर्स की बात करें तो एग्जाम में हर बार ये पूछा जा रहा है। प्री में तो ये पूछा ही जाता है, मेंस में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अभी अपने जो आज वाला जो आपका क्वेश्चन पेपर वो प्री के अकॉर्डिंग मैंने रखा है यहाँ पे, तो प्री के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आज मैं इस क्लास में आपको सिखाऊंगा कि इस पैटर्न को रियल में किस तरीके से हैंडल करना होता है। इसका जो बेस्ट मेथड है, जो रियल मेथड है वो क्या है, जिससे आपको बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। वैसे ये पैटर्न पूरा का पूरा आपके सेंस पे डिपेंड करता है, आपकी सोचने की जो पावर है वो कितनी मतलब हाई लेवल की है उस पर ये डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसके लिए सोचना पड़ता है। बताऊंगा आपको किस तरीके से इसको सोचना होता है, तो अभी मैं क्लियर कर दूंगा। पिक्चर बनाने वाला जो मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है इसके अंदर, क्योंकि सेंस वगैरह करते हो तो सेंस से कोई करोगे तो आप पिक्चर बनाओ, माइंड में आपके पिक्चर बनेगी कि बातें हो क्या रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको इजीली कनेक्ट कर पाओगे। तो वही मेथड रहेगा अपना, एमसीक्यू बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। सबसे पहले आपके सामने डायरेक्शंस आएगी जो आपने खुद से रीड आउट करनी है, उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें 1 मिनट का टाइम मिलेगा। विद इन 1 मिनट आप लोगों ने उसका मुझे आंसर देना है और ट्राई करना साथ में सॉल्यूशन देने की, क्योंकि सॉल्यूशन से क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, फिर आपको पता भी लगेगा, अदर्स को भी पता लगेगा, मुझे भी पता लगेगा कि आप किस तरह कैसे कर रहे थे और रियल में उसको कैसे करना था। हो सकता है आपका वेज जो हो वो परफेक्ट हो सकता है, मेरे से भी शानदार वाला आपका मेथड हो। तो इसलिए आप अपना जो सॉल्यूशन है, आपको जो भी सॉल्यूशन पता है जैसे आपने किया, जिसके अकॉर्डिंग आपने किया है, वो यहाँ पे आप जरूर शेयर करना लाइव चैट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शंस को रीड आउट करते हैं। एक बार रीड आउट कर लीजिए डायरेक्शंस को। स्टार्ट करूं। आई थिंक आप लोगों ने डायरेक्शंस को रीड आउट कर लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। जैसे ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट। स्टॉप। स्टार्ट करते हैं रीड आउट करना इसको। पहले मैं बता दूं डायरेक्शन में क्या बोला था। देखो, डायरेक्शन में 2 बातें बोली गई थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो क्या है, स्टार्टर की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये 3 जो दिए गए हैं सेंटेंसेस और ये डॉट 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 लगाओ, इसका मतलब ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। मतलब इस तरीके से सेंटेंस बन सकता है क्या, इसी को रेफरेंस मानकर, आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना, इसी को रेफरेंस मानकर ही आपको क्या करना, सेंटेंस जैसे कि इस तरीके से कोई स्टार्टिंग करके कोई सेंटेंस बन सकता है, तो इसी स्टार्टिंग की फॉर्म में आपको सेंटेंस तैयार करना है। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीट इंग्लिश में पूरा सेंटेंस बनाकर देखो, आप मीनिंग की फॉर्म में भी कर सकते हो इजीली। यहाँ पे आपको ऑप्शन टिक करना है। यहाँ पे उसने कंप्लीट सेंटेंस लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव में नहीं बोला, ठीक है, तो ऑप्शन की फॉर्म में है, तो आपको डायरेक्ट मीनिंग से ही करो। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और एक चीज उसने बोली है कि जो मीनिंग हो वो सेम होना चाहिए। जो दोनों सेंटेंसेस बोले गए उनको कनेक्ट करने के बाद, जो कनेक्शन स्टार्टर वगैरह के फॉर्म में कनेक्ट करने के बाद जब वो आपका रियल सेंटेंस बनता है, एक सेंटेंस में आप उसको कन्वर्ट करते हो, तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से उसने बात बोली है। क्लियर हो आप लोगों को? तो समझ में आया किस तरीके से करना है। ये जो आपको दिए गए हैं उन्हीं ऐसी ही फॉर्म में आपका सेंटेंस तैयार होना चाहिए। और करने का मेथड क्या रहेगा, आप दोनों जो सेंटेंसेस आपको ऊपर दिए गए हैं, एक ये और एक ये,
इन दोनों को आप लोगों ने रीड आउट करना है और उनका मीनिंग लेना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको दिए गए हैं यहाँ पे कि जो पॉसिबल सेंटेंसेस हैं उसके, ठीक है, कनेक्शन के बाद में उनके साथ आपको रिलेट करके जो दिया गया है, जो फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग उन दोनों मीनिंग को अगर वो कन्वे कर पाए इस तरीके से शुरू होकर तो ठीक है, अदरवाइज वो आपका गलत है। और कैसे होगा अभी आपके क्लियर हो जाएगा, अभी मैं सोल्व करूंगा। तो बातें आपको पढ़नी है, माइंड में आपके पिक्चर बननी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। तो देखते हैं, चार्ली गार्ड वॉज बोर्न, स्पेलिंग वगैरह मत सॉरी स्पेलिंग क्या, ग्रामेटिकल एरर वगैरह का यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना होता है, ठीक है। वैसे होता है अगर आप बनाते हो सेंटेंस तो आपका गलत हो सकता है, नीचे अगर आप सेंटेंस बनाओगे यहाँ पे कुछ अजीब दिया गया है तो गलत होगा। जहां पे आपको काम करना है वहां पर हर चीज का ध्यान रखना है। जहां एग्जामिनर ने हिंट दिए हैं वहां पे जरूरी नहीं है, अगर उसका रोल ना हो, अगर रोल है उसका जैसे ब्लैंक वगैरह दे दे उस तरीके से उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर है प्लूरल तो जरूरी है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। तो ठीक है, चार्ली गार्ड वॉज बोर्न विद एन एक्सट्रीमली रेयर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर। तो चार्ली गार्ड जो था वो पैदा हुआ एक एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, रेयर जो बहुत कम होता है, कम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर। तो मतलब जो चार्ली गार्ड कोई पर्सन है, ठीक है, वो जो पैदा हुआ था तो उसमें कोई बीमारी थी, ये ऐसा डिसऑर्डर था, ऐसी कोई बीमारी थी। तो आप इसको डायरेक्ट पढ़ो ना, ऐसा डिसऑर्डर था यानी एक बीमारी के साथ वो पैदा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ही हैज़ बीन इन ए हॉस्पिटल फॉर मंथ्स, वो रहा है हॉस्पिटल में महीनों के लिए। तो यहाँ पे आप बोलो सर वो पैदा तो पास्ट में हुआ था, रहा अभी है, तो ऐसा नहीं है कुछ भी। इस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको मतलब यहाँ पे वर्किंग क्लियर करवा रहा हूँ टेंसेस की। हैज़ बीन इन ए हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में हैज़ बीन का मतलब इस पॉइंट तक है हॉस्पिटल, कब से, पास्ट की एक्टिविटी खींच कर आती है। अगर आपको नहीं पता तो टेंसेस की क्लासेस देख लेना, आप टेंसेस की जो वीडियोस है वो गो थ्रू कर लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे वो पैदा हुआ था, पैदा पास्ट में हुआ था, उस पॉइंट से लेकर अब तक वो क्या है, हॉस्पिटल में। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात इसने यहाँ पे बोली है, क्लियर हुआ। तो दो बातें हुई, एक तो चार्ली जो गार्ड है वो क्या हुआ था, एक बीमारी के साथ पैदा हुआ था और महीनों के लिए वो हॉस्पिटल में रहा है, अब तक महीनों से हॉस्पिटल में ही है, इस तरीके से बोल सकते हो, महीनों से जब से पैदा हुआ तब से वो हॉस्पिटल में ही है। ठीक है, शुरू करते हैं। बीइंग बोर्न विद, किसके साथ, बीइंग बोर्न विद, देखना, बीइंग बोर्न विद एन एक्सट्रीमली रेयर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर, बीमारी के साथ, बीइंग बोर्न विद दिस डिसऑर्डर जो ऊपर बोला है मतलब बीमारी, ठीक है, बोर्न विद बीमारी, बीमारी के साथ, बोर्न विद बीमारी मतलब डिजीज, ठीक है, मैं वैसे बोल रहा हूँ। कुछ लोग भी क्या होते हैं, उनको बोलते हैं बीमारी, वो भी एक बीमारी होते हैं जो मतलब उठपटांग हरकतें करते हैं, उनको भी मतलब यही बोला, अरे बीमारी मान जा, ठीक है। तो बीइंग बोर्न विद ए बीमारी, ठीक है, आप मतलब मीनिंग ले रहे हैं ना अपने। तो बीमारी के साथ बोर्न होते हुए दूसरा सेंटेंस कनेक्ट होना चाहिए आपका। तो एक सेंटेंस जो ये जो पार्ट है बीइंग बोर्न विद वाला, कौन से सेंटेंस की बात कर रहा है, पहले वाले की बात कर रहा है। अब आपको इसके साथ कनेक्ट कौन सा करना है, पहले वाला तो दे दिया, कनेक्ट करना है दूसरा आपका इसमें कनेक्ट होना चाहिए। तो बीमारी के साथ पैदा होते हुए चार्ली गार्ड महीनों के लिए हॉस्पिटल में रहा है, अब तक हॉस्पिटल में एडमिट है। तो क्या दिक्कत है, सेंटेंस है ये या नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है। आप बोलोगे सर यहाँ तो ही लिखा हुआ है ना, चार्ली गार्ड कैसे हो, तो ही चार्ली गार्ड के लिए, उसका पार्ट भी यहाँ पे आ सकता है, समझ में आई चीज, मतलब बीइंग बोर्न। अब पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं, आपको मीनिंग की फॉर्म में एक सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को एक बनाना है। जब दो सेंटेंस को एक बनाते हो तो वो एक में आता है, तो एक सेंटेंस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में भी जा सकता है, आपका चला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तभी तो एक बनेगा ना। नहीं तो अगर आप उनको सेंटेंसेस को पूरी फॉर्म में ही रखोगे तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, आपके दो सेंटेंस ही रहेंगे, फिर एक बनेगा कैसे, समझ में आ रही चीज। वो एंड वाला केस अलग होता है और वो बीच में यूज होता है, आपको बीच में यूज नहीं करना, इस तरीके से आपको स्टार्ट से ही देखना है, कनेक्शन स्टार्ट में लेना है। तो दोनों को एक सेंटेंस बनाओ, तो एक सेंटेंस बनाने के लिए एक बेस सेंटेंस होना चाहिए, एक डिपेंडेंट सेंटेंस जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को शो करे। तो बीइंग बोर्न विद, आपको मीनिंग लेना है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या है, चार्ली गार्ड को एक बीमारी के साथ पैदा हुआ और वो हॉस्पिटल में भर्ती है महीनों के लिए, ठीक है। बीइंग बोर्न, बीमारी के साथ पैदा होते हुए, ठीक है, चार्ली गार्ड हॉस्पिटल में भर्ती है महीनों के लिए। क्या दिक्कत है, वही तो बात है ना, दोनों बातों को ले रहा ही नहीं रहा, दोनों बातों को कन्वे कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक साथ लेकर आ रहा है ना, तो कनेक्ट कर रहा है, एक साथ दोनों को कन्वे कर रहा है। अगर कनेक्ट कर रहा है
मतलब दोनों को एक साथ लेकर आ रहा है, बांध रहा है एक दूसरे के साथ, इसका मतलब कनेक्शन है, तो कनेक्टर का काम हो गया। समझ में आ रही चीज? ऊपर से मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, जो बातें बोली है सेम का सेम मीनिंग रह रहा है, तो आपका मीनिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मीनिंग आपका क्या है, पूरा परफेक्ट है, दोनों की दोनों बातें कंप्लीटली उसने कन्वे कर ली है, बिल्कुल सही है। आगे बात करें तो फर्स्ट आपका होगा, तो फर्स्ट कितनों में है? ए ऑप्शन गया, इसमें फर्स्ट नहीं है। बी ऑप्शन गया, साथ में ऑप्शन लेकर चलना है, इसमें फर्स्ट नहीं है। और आपका ई ऑप्शन गया, ई ऑप्शन नहीं गया, ई ऑप्शन अभी नहीं गया। क्यों? जा सकता है, क्योंकि ओनली फर्स्ट भी तो है ना। हाँ जा सकता है, जाएगा जाएगा। अगर ओनली फर्स्ट ना होता ना तो होता, अगर यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड होता और सेकंड गलत होता या थर्ड गलत होता, दोनों गलत होते, तो ये दोनों ऑप्शन चले जाते, फिर नन ऑफ दी जाता। अब तो जाएगा क्योंकि फर्स्ट है अकेला। आगे बात, टू कीप ए चेक, एक चेक रखने के लिए या चेकअप वगैरह करने के लिए। तो यहां बताओ चेकअप की कोई बात हुई है क्या? यहां कोई चेकअप की बात नहीं, यहां सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है कि वो बीमारी के साथ पैदा हुआ और हॉस्पिटल में भर्ती है। चेकअप का कुछ भी बात नहीं है। तो एक्स्ट्रा बात ऐड करनी है कि नहीं करनी? नहीं करनी। सेम वही बातें हैं, वही आपको साथ में रखनी है, एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना। आउट नहीं जाना, उन सेंटेंस से बाहर नहीं जाना। इसका मतलब सेकंड गलत, तो सेकंड तो वैसे ही गलत हो गया। सिंस ही हैज बीन, सिंस पॉइंट को भी बताता है, बिकॉज को भी बताता है। पॉइंट कितना बोले कि जब से वो बन चुका है, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, तब से वो बीमार था, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। ठीक है, अब जब से वो भर्ती हो चुका है, तो जब से, जिस पॉइंट से वो भर्ती हो चुका है, तो हो चुका है यहां तक है ना, तो पॉइंट यहीं से स्टार्ट होगा ना, तो आगे फ्यूचर की बात होनी चाहिए ना। जब से वो भर्ती हो चुका है, जब से वो भर्ती हो चुका है, तब से आगे की कोई बात होगी, तो फ्यूचर को कनेक्ट करें तो फ्यूचर की तो कोई बात है ही नहीं। बीमार, वो पैदा तो पास्ट में हुआ था। तो पहले मुझे एक बार बताओ, पहले पैदा होगा या पहले भर्ती होगा? कोई व्यक्ति पहले पैदा होगा या भर्ती होगा, या फिर कि भर्ती तो नहीं है, पैदा होने से पहले ही हो जाता हूं, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। समझ में आ रही है जी? ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो आपका गलत। बिकॉज की तरह हो सकता है सर? हाँ हो सकता है, देखते हैं। क्योंकि वो चार्ली था, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, हो चुका है या था, इस तरीके से बोलो। मीनिंग लेते हैं एक बार। क्योंकि चार्ली हॉस्पिटल में भर्ती हो चुका है, इसलिए वो बीमार पैदा हुआ था। भर्ती हुआ है हॉस्पिटल में, इसलिए पैदा हुआ था क्या? बीमारी की फॉर्म में। कि भर्ती हॉस्पिटल में हो गया, इसलिए बीमार पैदा हुआ था, रीजन है। क्योंकि हॉस्पिटल में वो भर्ती हो गया था ना, इसलिए वो बीमार पैदा हुआ था। क्या मीनिंग बोल रहे हो आप? कोई सेंस ही नहीं है। हॉस्पिटल में भर्ती हुआ इसलिए पैदा हुआ, तो हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद थोड़ी पैदा होगा, नहीं होगा ना। तो ये भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। इसका मतलब थर्ड भी आपका गलत है। तो अपना ऑप्शन जो क्लिक होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। क्लियर? आप लोगों को समझ में आया? आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन डी। समझ में आया किस तरीके से करना होता है? इस तरीके से करना होता है। क्या करना है आपको? एक तो देखना है कनेक्शन है या नहीं, मतलब दोनों बातों को ले रहा है क्या। तो आपको देखना है कि कौन से सेंटेंस को स्टार्ट करा है, एलिमेंट आ गए एक सेंटेंस के। जैसे मैं बीइंग बोर्न वाले में देखूं तो फर्स्ट वाले सेंटेंस के एलिमेंट आ गए, इसका मतलब अब इसके बाद में दूसरे को आपने क्या करना है? जोड़ना है। आपको इंग्लिश में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपने मीनिंग में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपनी लैंग्वेज में, अपने मीनिंग की फॉर्म में, जिस तरीके से आपको समझ में उस तरीके से बनाओ। आपको कंप्लीट सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, बातों को कनेक्ट करना है बस आपको। ठीक है, इंग्लिश में बनाने के चक्कर में स्टूडेंट गलत कर जाते हैं, क्योंकि बनाने में उनको थोड़ा जोर आता है, दिक्कत हो जाती है। तो मीनिंग कन्वे करो ना डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको मीनिंग लेना है, इसलिए मीनिंग को आपको बातें लेनी है और बातों को कनेक्ट करना है। ठीक है, अब दूसरे में बात हो टू कीप ए चेक, चेक या चेकअप, आगे चेकअप वगैरह की बात होती है। चेकअप की कहीं पे भी बात नहीं हुई है, कहीं पे बात नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये किसी भी सेंटेंस का पार्ट नहीं है, तो ये तो आउट चला गया, तो ये वैसे गलत हो गया। और ये सिंस वाला ही हैज बीन वाला क्या है? ये सेकंड सेंटेंस है, मतलब वो हॉस्पिटल में है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में इसलिए वो पैदा हुआ था बीमारी के साथ, तो ये भी गलत। अगर ये होता सिंस चार्ली गार्ड वॉज बोर्न विद एन एक्सट्रीमली रेयर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर, अगर ऐसे होता फिर सही होता, क्योंकि वो बीमारी के साथ पैदा हुआ था इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती है, फिर सही था। सिंस फर्स्ट वाले सेंटेंस में लगाते तो सही था। ये आपका गलत हो गया, क्योंकि फर्स्ट वाला रीजन है सेकंड का, ना कि सेकंड रीजन है फर्स्ट का। पहला हुआ उसके बाद में दूसरा हुआ था, ना कि दूसरा होने के बाद पहला हुआ, तो ये गलत हो गया। तो एक ही सेंटेंस बनता है, फर्स्ट वाला इंग्लिश में देखना है तो ऐसे बन जाएगा, बीइंग बोर्न विद एन एक्सट्रीमली रेयर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर चार्ली गार्ड हैज बीन इन ए हॉस्पिटल फॉर मंथ्स। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई आपके? तो ये आपका इस तरीके से, तो बीइंग जो आपका है वो क्या है? आईएनजी क्लोज है किसका? चार्ली गार्ड। क्लियर है? समझ में आया? अब इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा।
स्टार्ट। स्टॉप। स्टार्ट करते हैं पढ़ना, दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग लेते हैं, उसके बाद में अपने देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस हो सकता है जो ये आपने को ऑप्शन में यहाँ पे ये 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। इन इंडिया, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन, आप डायरेक्ट मीनिंग लो जल्दी से। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड, वो हमेशा नहीं समझती है व्हाट प्राइवेसी मीन्स, कि प्राइवेसी का मीनिंग क्या होता है। मतलब ये बोला कि इंडिया में जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन, ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये नहीं समझते कि प्राइवेसी का मीनिंग क्या होता है। ज़्यादातर मतलब जो लोग हैं वो ये नहीं समझ पाते कि प्राइवेसी का मीनिंग क्या है। ठीक है। उसके बाद में देखिए मॉडर्न इंडियन, जो मॉडर्न इंडियन, आधुनिक जो इंडियन लैंग्वेजेस है, आज की जो इंडिया की जो लैंग्वेजेस, भाषाएं हैं, डू नॉट सीम, वो नहीं दिखाई देती, नहीं प्रतीत होती, टू हैव, रखती हुई, एन एग्जैक्ट वर्ड, एक एग्जैक्ट वर्ड, बिल्कुल फिक्स वर्ड, विच कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ प्राइवेसी, जो प्राइवेसी का मीनिंग कैप्चर करता हो, मतलब रखता हो, मतलब क्या है, उसको कैप्चर किए हुए, जब्त किए हुए, मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या बना सेंटेंस का कि आज की जो लैंग्वेज है वो नहीं लगता कि उनमें कोई प्राइवेसी का कोई रियल मीनिंग भी है, एग्जैक्ट मीनिंग है उनके अंदर, मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है जो आजकल की इंडिया की जो लैंग्वेजेज है उनकी। तो एक बात क्या बोली, इंडिया में ज़्यादातर लोग प्राइवेसी का मतलब नहीं समझते हैं, और मॉडर्न जो लैंग्वेज है वो उनमें प्राइवेसी का एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं है। ये 2 बातें क्लियर हुई। अब शुरू करते हैं। इन व्यू ऑफ, व्यू ऑफ का मतलब किसी के व्यू में, किसी को देखने, मतलब ध्यान में रखते हुए किसी चीज को, इसका मतलब होता है किसी को ध्यान में रखते हुए। इन व्यू ऑफ, किसको ध्यान में रखते हुए, 2 सेंटेंस है, आपको क्या करना है, पहले दोनों सेंटेंस को देख लो, एक बार आप फर्स्ट वाले को रखकर देख लो और सेकंड को कनेक्ट करके देख लो, या फिर सेकंड को रखकर फर्स्ट को कनेक्ट करके, तो दोनों चीजें देखेंगी। तो अब दोनों बातें क्या, दोनों बातों को रखना है कैसे, कि इंडिया में ज्यादातर लोगों को प्राइवेसी का मीनिंग नहीं पता, जो लैंग्वेजेस है इंडिया की उनमें मीनिंग नहीं है प्राइवेसी का। तो इंडिया में ज्यादातर लोगों को क्या नहीं पता, मीनिंग नहीं पता, प्राइवेसी का मीनिंग नहीं पता। इसको ध्यान में रखते हुए मॉडर्न जो लैंग्वेज है उनमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। मतलब समझ में आया कि लोगों को मीनिंग नहीं पता, उस बात को ध्यान में रखते हुए लैंग्वेज में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। कोई मीनिंग है क्या इस बात का? कोई मीनिंग नहीं है। मतलब लोगों को मीनिंग नहीं पता प्राइवेसी का, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए लैंग्वेज में मीनिंग नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ये बात ध्यान में रखिए कि लोगों को पता नहीं है, इसलिए लैंग्वेज में भी मीनिंग नहीं देते अपने प्राइवेसी का। जब लोगों को प्राइवेसी का मीनिंग ही नहीं पता तो फिर लैंग्वेज में मीनिंग बताने की क्या जरूरत है? अजीब लग गया। जब नहीं पता प्राइवेसी का मीनिंग, इसका मतलब उसको डिफाइन करना चाहिए था ना। जब आपको सेंस क्लियर नहीं, आपको इंग्लिश की वर्किंग नहीं आती, तो आपको इंग्लिश की वर्किंग नहीं आती, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इंग्लिश की वर्किंग सिखाऊंगा या नहीं सिखाऊंगा? सिखाऊंगा ना, सिखाना चाहिए ना। आपको इंग्लिश की वर्किंग नहीं आती, इसलिए आपको इंग्लिश की वर्किंग नहीं आती, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। क्या बोल रहे हो? बोलना क्या चाहते हो? यहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा इस बात का। समझ में आया? इसका मतलब ये गलत हो गया, ऑकवर्ड मीनिंग चला गया। ऐसे होता कि आपको इंग्लिश की वर्किंग नहीं आती, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सिखा रहा हूं। बिल्कुल सही है। तो ज्यादातर लोगों का प्राइवेसी का मीनिंग नहीं पता, इस बात को ध्यान में रखते हुए लैंग्वेज में कोई शब्द नहीं है प्राइवेसी का जो एग्जैक्ट शब्द बताए, एग्जैक्ट मीनिंग बताए। ऐसा शब्द नहीं है, होना चाहिए था अपोजिट, उसको ध्यान में रखते हुए नहीं सेट हो रहा। दूसरा देखें कि आजकल की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में
प्राइवेसी के मीनिंग का मीनिंग बताने वाला, प्राइवेसी का मीनिंग बताने वाला शब्द नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को पता नहीं है प्राइवेसी का मीनिंग। ये हो सकता था क्योंकि लैंग्वेज में कोई शब्द नहीं है प्राइवेसी का डिफाइन करने का, इसलिए लोगों को नहीं पता। क्योंकि लैंग्वेज के अंदर शब्द नहीं है प्राइवेसी को डिफाइन करने का, इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को पता नहीं है। मतलब क्या निकला कि ये क्योंकि शब्द नहीं है, ध्यान से सोचना यहां पे आपको सही सा लगेगा, बिकॉज और इसमें डिफरेंस है इन व्यू में, समझ में, ध्यान में रखते हुए और क्योंकि में डिफरेंस होता है। मतलब लैंग्वेज में शब्द नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों ने कि भाई लैंग्वेज में शब्द नहीं है तो हम इस शब्द को क्यों देखें, हम इस बात को क्यों देखें, हम प्राइवेसी का मीनिंग क्यों पढ़ें। तो ये बात हो सकती थी, लेकिन ये ऑकवर्ड सा चला जाएगा और ये यहाँ पे इसको डिफाइन भी नहीं कर रहा। लोग बोल रहे हैं कि जब लैंग्वेज में ये शब्द है ही नहीं प्राइवेसी को डिफाइन करने का, तो हम क्यों इस शब्द को पढ़ें, क्यों हम प्राइवेसी का मीनिंग देखें। तो प्राइवेसी, हर चीज का मीनिंग तो पता होना चाहिए ना, तो ये जरूरत है उनकी। तो लोगों ने बोला, अगर लोग बोलते तो ठीक था कि भाई जब लैंग्वेज में नहीं है तो हम क्यों देखें एक्स्ट्रा, हम तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ऐसी बात तो नहीं बोली ना लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलने वाली। डायरेक्ट पॉइंट ऐसे आ रहा है कि लैंग्वेज में शब्द नहीं है, प्राइवेसी का मीनिंग देने वाला शब्द नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को मीनिंग नहीं पता, कुछ नहीं। इस बात को ध्यान में रखते, शब्द नहीं है लैंग्वेज में, इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को मीनिंग नहीं पता। क्योंकि शब्द नहीं है इसलिए नहीं पता। इस बात को ध्यान में रखते हुए, तो ध्यान में कौन रखे, अपने रख रहे हैं ना, कि अपने ध्यान में रखे लैंग्वेज में कोई नहीं शब्द नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को प्राइवेसी का मीनिंग नहीं पता। ऐसे नहीं होना चाहिए था। लैंग्वेज में शब्द नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पाया गया है कि लोगों को मीनिंग नहीं पता, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसी बात होनी चाहिए। ये कौन बोल रहा है, अपने बोल रहे हैं कि लोगों को क्यों नहीं पता, क्योंकि लैंग्वेज में शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये मानते हैं कि लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। इस बात को ध्यान में, उसको डिफाइन, तो उसको ध्यान में रखते हुआ क्या है, उसको ध्यान में रखते क्या चीज हुई है, तो ये तो बिल्कुल ही दोनों नॉनसेंस हो गए। ये पता कैसे लगेगा, डेप्थ में सोचोगे तो, डेप्थ में सोचना पड़ेगा और बार बार बोल कर देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे मैं कंपेयर करवा रहा हूँ, आई थिंक अब सभी को क्लियर हो गया होगा। कुछ चीजें होती है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते फिजिकली, उसको सोचना पड़ता है। तो ऐसे सोचो, ऑकवर्ड सा मीनिंग आ रहा है, मतलब दोनों बातें कनेक्टेड सी नहीं लग रही, अजीब सा मीनिंग दे रहा है, इसलिए आपका गलत है। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा तो ए गया और आपका डी गया, दो ऑप्शन गए। आगे बढ़े, सिंस मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ये आ गया। बिकॉज की तरह पढ़कर देखें, सिंस को डायरेक्ट आप, क्योंकि अभी अपनों ने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर ऐसा प्राइवेसी का मीनिंग देने वाला कोई शब्द नहीं है, इसलिए इंडिया में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है प्राइवेसी क्या होती है। उसका रीजन है क्योंकि जब लैंग्वेज पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग तो उन्हें पता लगे ना। तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है। तो सेकंड कितनों में है, बी में भी है, सी में नहीं है, सी को उड़ा दो, दो ऑप्शन अपने पास बचे हैं। तीसरा भी देखना पड़ेगा, वाइल है मेजोरिटी। वाइल का मतलब कॉन्ट्रेरी देता है, जबकि पॉपुलेशन को नहीं पता फिर भी लैंग्वेज में नहीं है, कॉन्ट्रेरी देता है। जबकि लोगों को मीनिंग नहीं पता फिर भी लैंग्वेज में नहीं है, तो कोई मीनिंग नहीं है ना, कॉन्ट्रेरी थोड़ी है। मतलब क्या निकला कि लोगों को पता नहीं है इसलिए लैंग्वेज में होना चाहिए। कॉन्ट्रेरी तो ये होती है ना, अपोजिट होती है ना, कि लोगों को पता नहीं है इसलिए लैंग्वेज में होना चाहिए, लोगों को पता नहीं है इसलिए लैंग्वेज में शब्द होना चाहिए। तो लैंग्वेज में शब्द होगा तो लोगों को तो पता ही होता है ही नहीं, कोई मैचिंग ही नहीं है। जबकि लोगों को शब्द के मीनिंग का नहीं, प्राइवेसी का नहीं पता, फिर भी लैंग्वेज में नहीं है, फिर भी लैंग्वेज में नहीं है। समझ आया चीज? तो अपोजिट नहीं दे रहा, लोगों को नहीं पता फिर भी लैंग्वेज में ये शब्द नहीं है, फिर भी लैंग्वेज में ये शब्द है। ये भी होता तो भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि डिपेंडेड कौन सा है ये देखो ना, क्यों? जबकि हालांकि वगैरह आपने यूज कर कॉन्ट्रेरी, तो फर्स्ट वाला इंडिपेंडेंट, उस पर दूसरा डिपेंड करता है कि ऐसा होने के बावजूद वैसा हो गया। तो यहां पे डिपेंडेंट कौन सा है? लैंग्वेज में ना होने के कारण लोगों को नहीं पता, तो डिपेंडेंट लोगों वाली बात है, ना कि लैंग्वेज वाली बात है। समझ में आ रही है चीज? लैंग्वेज में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को नहीं पता इसलिए लैंग्वेज में नहीं है, लैंग्वेज में नहीं है इसलिए लोगों को नहीं पता। तो डिपेंडेंट कौन सा है? लोगों को नहीं पता वाला डिपेंडेंट है। समझ में आया? इसका मतलब ये भी अपना गलत चला गया। तो थर्ड ऑप्शन भी गया,
तो क्या रहेगा अपना ऑप्शन बी यहां से क्लिक हो जाएगा। आंसर में देखें, आंसर बी। क्लियर है? अब देखो ऐसे डेप्थ में सोचना पड़ेगा आपको। ये पैटर्न सीरियसली बहुत ज्यादा सेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपका सेंस शानदार वाला चमका हुआ है फिर तो इसमें आपको टाइम ही नहीं लगेगा, 100% आपका एक्यूरेट जाएगा और स्पीड भी शानदार वाली आएगी। अगर आपका सेंस नहीं चमका हुआ, आप सोच नहीं सकते, फिर ये पैटर्न आप करना भी मत चाहिए एग्जाम। अगर आप इतना डेप्थ में नहीं सोच सकते, ऐसे मीनिंग नहीं ले सकते, पिक्चर बनाकर कि बोल क्या रहा है, उन बातों को कंपेयर नहीं कर सकते, तो आप इस पैटर्न को हिलाना ही मत एग्जाम के अंदर, नेगेटिव जाएगा श्योर। समझ में चीज? एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यही बोल रहा हूं कि ये पूरा का पूरा सेंस पे डिपेंड करता है और मुझे भरोसा है क्योंकि इतना टाइम हो गया अपने को, ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों का सेंस चमका हुआ है। ठीक है, तो यहां सेंस बहुत काम आएगा आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे ही करना, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कड़ियां जोड़नी आपस में, कंपैरिजन वगैरह पिक्चर बनाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। स्टॉप। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं, यहां पे आपको बातों को कनेक्ट करना है, ज्यादा मतलब अपना टाइम वेस्ट मत करना, सेंटेंस बनाने में टाइम वेस्ट मत करना। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट बातों को कनेक्ट करो, आप जिस तरीके से बोला गया उसके अकॉर्डिंग दोनों बातें पढ़ो, शॉर्ट में बनाओ, फिर जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करो, देखो कि उस तरीके से बन सकता है क्या। ठीक है, ये नहीं करना कि जब तक पूरा सेंटेंस पता ही ना लगे इंग्लिश का तब तक हम इसको करते ही रहेंगे। पूरा सेंटेंस बनाने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करना, बातों को कनेक्ट करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। चाइना इज रैपिडली, ये दिस इज रैपिडली, इसको प्रोनाउंसिएट ऐसे किया जाए, रैपिडली नॉट रैपिडली। ठीक है, चाइना इज रैपिडली बिल्डिंग अप, बिल्डअप कर रहा है, बहुत स्पीड में बिल्डअप कर रहा है, तैयार कर रहा है इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग कैपेसिटी। तो इसकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो कंप्यूटर वगैरह, बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह जोड़कर जो मतलब सिस्टम कंप्यूटिंग वगैरह की जाती है, कंप्यूटर्स को जोड़कर जो कंप्यूटिंग का काम किया जाता है उसको बोलते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कैपेसिटी को बहुत तेजी से क्या कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है, बढ़ा रहा है। चाइनीज एकेडमिक्स मतलब जो एकेडमिक्स वगैरह अकादमी वगैरह जो उनकी है, सरपास करते हैं, मतलब क्रॉस करना, आगे निकल जाना। देयर अमेरिकन पीयर्स का मतलब जो साथ वाले, सेम लेवल वाले, तो मतलब वहां की एकेडमिक्स वगैरह की बात हो रही है। तो दो बातें हैं, चाइना क्या कर रहा है, बहुत स्पीड में अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहा है, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत आगे निकल रहा है। और वो दूसरी बात क्या है, अमेरिकन जो उसके पीयर्स हैं, अमेरिका को उसने पीछे छोड़ दिया, इस तरीके से बोल सकते हो, अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। शुरू करते हैं। टू सरपास, पर्पस, 2 + V1, पर्पस मैंने बहुत बार बता रखा आप लोगों को, ऐसा करने के लिए मतलब वो आपका मेन जो टारगेट होता है वो ही होता है, मेन उद्देश्य वो होता है आपका। टू सरपास, तो सरपास वाला सेंटेंस कौन सा है, सेकंड वाला। तो क्या हुआ, सेकंड सेंटेंस में क्या बात हुई है कि चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ा। ठीक है, इस तरीके की बात है। तो अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए दूसरा सेंटेंस आ गया, कनेक्ट कौन सा करेंगे, फर्स्ट वाला। अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए चाइना क्लाउड कंप्यूटिंग कैपेसिटी, अपनी पावर बढ़ा रहा है, ऐसे पढ़ो। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल इजी वे में। देखो इसमें इजी बनाना है आपको, बिल्कुल शॉर्ट में तैयार करो ताकि आपको दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो वहां पे। तो अमेरिका को पीछे छोड़ने में, अमेरिकन जो पीयर्स है उनको पीछे छोड़ने के लिए चाइना क्या कर रहा है, अपनी पावर बढ़ा रहा है। सही है गलत? सही लगेगा आपको, बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन गलत, क्योंकि वहां बोला गया है मीनिंग कन्वे होना चाहिए आपका। यहां बोल रहा है कि चाइना प्रोग्रेस कर रहा है
और चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है या छोड़ता है पीछे, तो यहां पर्पस कहां बताया गया है कि चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है? अगर यहां होता चाइनीज अकेडमीज वांट टू सरपास देयर अमेरिकन पीयर्स, ठीक है, पर्पस नहीं है ना। मतलब क्या निकला, बात यह है कि आपको क्या करना है, एग्जाम फाइट करना है, एग्जाम्पल लेना। ये इतना डेप्थ में, ये शानदार वाला क्वेश्चन है, इतना डेप्थ में सोच लोगे तो इसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अभी देखना, एक चीज बताओ, आप तैयारी कर रहे हो किस लिए? एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। एक आपका दोस्त भी क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है एग्जाम क्रैक करने के लिए। मैं नॉर्मल वे में बात कर रहा हूं, तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करके साथ में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? या भाई बहन दोनों क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, एसबीआई की मान लो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप दोनों जब एग्जाम क्रैक करने जा रहे हो, एग्जाम के लिए आपकी बात करें तो आप तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे से, शानदार वाली, ठीक है, शानदार वाली तैयारी कर रहे हो, क्या करने के लिए? एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो आपका भाई या जो बहन है, आप उसको पीछे छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हो या एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए तैयारी कर रहे हो? एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए तैयारी कर रहे हो ना, उसको पीछे छोड़ने के लिए नहीं कर रहे ना। आप तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे वाली, लेकिन एग्जाम दिया, आपके नंबर अपने भाई या जो बहन जो भी है उससे ज्यादा आ गए, ठीक है, तो आप अपने भाई या बहन से नंबर ज्यादा लाने के लिए एग्जाम देने गए थे क्या एसबीआई का, या सिलेक्शन के लिए गए थे? आपका पर्पस था क्या कि मेरे भाई या बहन से मेरे ज्यादा नंबर आने चाहिए, लेकिन आपके आ गए, तो आपने क्या किया? आपने एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्या करने के लिए? खुद को सिलेक्ट करवाने के लिए, खुद को बूस्ट करने के लिए, और उसके कारण साइड में क्या हो गया, आपके भाई या बहन के नंबर आपसे कम रह गए। एक के तो कम या ज्यादा आएंगे ही ना, ये वो उस तरीके से सोचना है। ऐसे सोच सकते हो आप? अगर इस तरीके से सोचकर इस तरीके से एग्जाम्पल लेकर आ जाओ आप, और ये टेक्निक आप कैच कर जाओ और इस तरीके से सोचना सीख जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता किसी भी सब्जेक्ट। और मैं यही चीज सिखाता हूं आपको, क्या कि सोचना कैसे होता है। आपकी सोच डेवलप कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, मैं इंग्लिश नहीं करवा रहा आपको, सोच डेवलप कर रहा हूं। अगर ये चीज आपको आती है तो आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी में दिक्कत नहीं होगी, चाहे मेंस का हो, चाहे प्री का, कैसा भी हो। कितनी तगड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आ जाए, कितनी हाई लेवल की पजल्स आ जाए मेंस के अंदर, मैंने खुद ने की है, ठीक है, पता नहीं लगता, उड़ जाती है। मैथ्स में कितनी हाई लेवल के टाइम एंड वर्क वगैरह, कितनी हाई लेवल के टॉपिक आ जाए मेंस में भी, मैथ्स वगैरह में, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर इतना डेप्थ में आप सोच सकते हो, पिक्चर बननी चाहिए। क्लियर हुआ? तो यहां इसने ये नहीं बताया कि चाइना अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है, क्या करने के लिए? अमेरिका से आगे निकलने के लिए बढ़ा रही है। ऐसे नहीं बताया, वो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए कर रही थी, और अमेरिका को तो वो पीछे छोड़ गई वैसे ही। समझ में आ रही है चीज? इंडिया अपनी इकोनॉमी को क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी बनी रहे, लोग मतलब क्या हो, रिच बने, मतलब ग्रोथ करें। तो इंडिया अपने लिए लगी हुई है, अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से अच्छी होगी, तो उसमें क्या है, चाहती थी पाकिस्तान से अच्छा बनाने के लिए लगी हुई थी क्या? सिचुएशन इंडिया में मान लो कोरोना के कारण ऐसी है, तो इंडिया अमेरिका से अच्छी सिचुएशन बनाने के लिए लगा हुआ है क्या? इंडिया अपनी सिचुएशन सुधारने के लिए लगा हुआ है, लेकिन उस सुधार के कारण अमेरिका से अच्छा बन गया। अब इसमें क्या है? पर्पस तो वो नहीं था ना उसका, पर्पस तो ये था ना। तो यही वो चाइना वाला है, डिफेंस को बढ़ा रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहा है चाइना, ताकि उन पे कोई अटैक ना कर पाए, ठीक है, इजीली उनको अटैक ना कर पाए, ठीक है, डेटा वगैरह उनका ना जा पाए इस फॉर्म में। वो हर वे में सिक्योरिटी बढ़ा रहा है खुद को सिक्योर करने के लिए, और उस सिक्योरिटी के चक्कर में उसकी सिक्योरिटी अमेरिका से भी ज्यादा बढ़ गई। अमेरिका पहले एक नंबर पे था सिक्योरिटी में, अब चाइना एक नंबर पे है। सोचने वाली बात है ना। तो वो अमेरिका से आगे निकलना चाहता था क्या? वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहा था, निकल गया आगे। तो डायरेक्ट पर्पस नहीं दिया। अब आप बोलोगे सर ये हो तो सकता है, हाँ ये सेंटेंस हो सकता है, लेकिन आपको सेंटेंस वही रखनी है जो ऊपर वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग। ऊपर कहीं पे कोई पर्पस नहीं दिखाई दे रहा कि अमेरिका को छोड़ने के लिए चाइना ने से किया था। अगर चाइनीज एकेडमिक्स वॉन्ट्स, अगर वॉन्ट चाहती उनको छोड़ना, फिर पर्पस दिखाई देता, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां कोई पर्पस नहीं है ना ऊपर, तो यहां पर्पस कैसे दे सकते हो? दोनों बातों का देखो मीनिंग अलग अलग नहीं जा रहा क्या? एक तो क्या है, चाइना क्या कर रहा है, अपनी स्पीड में बढ़ा रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, और चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए ऐसा किया। अभी एग्जांपल भाई बहन वाला एग्जांपल दिया, समझ में आया ना? एग्जाम क्रैक करने के लिए अपना पर्पस था, भाई को पीछे या बहन को पीछे छोड़ने के लिए अपना पर्पस नहीं था। वो तो रह गए, अब उसमें क्या करें? समझ में आई चीज? तो वो वाला केस है यहाँ पे। क्लियर है? अभी अब एग्जाम्पल, अब जो रियल में इसका अगर बनेगा
तो उससे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फर्स्ट तो नहीं होगा, बहुत डेप्थ में सोचना पड़ेगा, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये गलत हुआ हो, इतना डेप्थ में सोचना पड़ेगा। ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट नहीं है। अब चलते हैं, बाय बिल्डिंग द, अब बिल्डिंग वाला कौन सा है, ये बाय बिल्डिंग द, बिल्डिंग अप, बिल्डिंग एक ही बात है, तैयार करना, बिल्डअप करना, तैयार करना। अब बोलोगे सर यहाँ अप नहीं रहा, ऐसे नहीं देखना, मीनिंग लेना है। बाय बिल्डिंग इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग कैपेसिटी, अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग जो कैपेसिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग कैपेसिटी है, उसकी बिल्डिंग के द्वारा चाइना उससे आगे निकल चुका है। तो ये तो बिल्कुल सी वो एजेंट है, जो बिल्डिंग है उसने चाइना को आगे निकाला है। चाइना खुद का पर्पस नहीं था यहाँ पे, जैसे हो सकता हो, लेकिन इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं था। लेकिन चाइना ने क्या किया है, जो यहाँ पे जो एजेंट कौन है, बिल्डिंग, चाइना ने अपनी कैपेसिटी को बिल्ड किया और उस बिल्डिंग ने उसको अमेरिका से आगे निकाल दिया। ये बात तो बिल्कुल सही है, चाइना ने नहीं, टारगेट नहीं बनाया था, उस बिल्डिंग ने, उस काम ने उसको आगे निकाल दिया। आपने एग्जाम दिया, आपने एग्जाम बहुत अच्छे से दिया, शानदार परफॉर्मेंस के साथ दिया, ठीक है। तो आपने क्या क्या बिल्डिंग की, अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह तैयार किए एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो थे। लेकिन जो आपके कॉन्सेप्ट्स की जो बिल्डिंग थी उसके कारण क्या हुआ, आप अपने भाई या बहन से आगे निकल गए। तो उस बिल्डिंग ने आपको आगे निकाला है, आपके उस कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग ने आपको आगे निकाला है, आपके उस कॉन्फिडेंस ने आपको आगे निकाला है। ये बात मैं फिर बोल दूं आप लोगों को, अब की बार जिस बंदे में, जिस स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस है वो सिलेक्शन ले जाएगा, चाहे इतना ज्यादा उसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। ओनली कॉन्फिडेंस, माइंड स्टेबिलिटी, क्योंकि माइंड में बहुत खतरनाक वाली अनस्टेबिलिटी है, आप में खुद में होगी, एक बार चेक कर लेना। खूब अनस्टेबल हो गए आप, हो सकता है आपके मार्क्स अब कम आने लग गए हों, समझ में आ रही चीज, आपके मार्क्स भी कम आने लग गए होंगे क्योंकि पहले आपकी परफॉर्मेंस उससे डाउन हुई होगी, क्योंकि एग्जामोफोबिया चीज ही ऐसी होती है, एग्जाम पास में आने के बाद। यहाँ पे जो माइंड स्टेबल करके एग्जाम देकर आ गया ना, वो सिलेक्शन लेकर आ जाएगा, धुरंधर रह जाएंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, डोंट वरी। एग्जाम से पहले डोज दे दूंगा आप लोगों को, एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये अपना बिल्कुल सही गया, तो सेकंड तो होगा भाई, तो ओनली थर्ड है नहीं। तो यहाँ सेकंड और थर्ड दोनों हो सकते हैं, तो नन ऑफ दीज भी आ सकता है, नन ऑफ दीज भी आ सकता है, ठीक है। तो सेकंड अभी है अपना बचा हुआ है, ओनली थर्ड तो नहीं है क्योंकि सेकंड भी है। सिंस, क्योंकि चाइनीज एकेडमिक्स, क्योंकि चाइना अमेरिका, आप डायरेक्ट बोलो, क्योंकि चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है, इसलिए चाइना अपना कैपेसिटी बढ़ा रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि चाइना ने कैपेसिटी बढ़ाई इसलिए अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है, छोड़ चुका है। तो रीजन वो नहीं है, रीजन दूसरा है। डिपेंडेंट कौन सा है, चाइना के काम के कारण ऐसा हुआ है, ना कि उस चीज के कारण चाइना ने ऐसा काम किया है। समझे चीज, चाइना को डर था कि अमेरिका उसे पछाड़ देगा, इसलिए चाइना ने क्या किया, बिल्डअप किया, तब सही जाता। लेकिन अब क्या बोल रहा है, चाइना ने ऐसा काम किया उसके कारण, तो उसके कारण, उस काम के कारण ऐसा हुआ। तो रीजन कौन है, रीजन आपका फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड नहीं है। तो सिंस कहाँ आएगा, सिंस या बिकॉज कहाँ आएगा, फर्स्ट में, क्योंकि चाइना ने अपनी जो बिल्डिंग की कर रहा है इसलिए चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आप लोगों के। तो थर्ड भी नहीं होगा, तो ओनली सेकंड, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका बी। क्लियर है, इतना डेप्थ में सोच सकते हो, बिल्कुल ईजी है अगर इतना डेप्थ में सोच सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको किसी भी पैटर्न के अंदर। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, टाइम स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। द ईसीबी रियलाइज्ड, ईसीबी ने क्या किया, रियलाइज किया, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रियलाइज, उन्हें मालूम हुआ, ठीक है, रियलाइज किया, पता लगा दैट की
द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिस्टम, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिस्टम है, इज अंडर थ्रेट। वो क्या है? अंडर थ्रेट है। थ्रेट के अंडर मतलब संकट में है। तो ECB ने रियलाइज किया कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिस्टम है वो अंडर थ्रेट है, मतलब क्या है? संकट में है। मतलब उनको पता लगा कि संकट में है। तो संकट में तो पता नहीं कब से है, लेकिन पता लग गया कि संकट में है। इट प्रोवाइडेड, इसने प्रोवाइड किया, ECB ने प्रोवाइड किया एम्पल लिक्विडिटी, बहुत ज्यादा मात्रा में, हाई एम्पल का मतलब प्रचुर मात्रा में, लिक्विडिटी का मतलब कैश फ्लो, कैश का जो फ्लो होता है, कैश जो नगद वगैरह उसका, अंडर द लीडरशिप, किसकी लीडरशिप के अंडर? अंडर द लीडरशिप ऑफ जीन क्लाउड, जीन क्लाउड की लीडरशिप के अंडर, टू अवॉइड, क्या करने के लिए? अवॉइड करने के लिए, खत्म करने के लिए, एक टाइप से उसको इग्नोर करने के लिए, अवॉइड मतलब हटाने के लिए, कैस्केडिंग मार्केट फेल्यूर्स, मार्केट के फेल्यूर्स को। तो मतलब क्या निकला कि ECB ने रियलाइज किया, उन्हें रियलाइज हुआ, मालूम हुआ, ठीक है, रियलाइज हुआ, कोई चीज रियलाइज होती है। रियलाइज कब होती है? जब वो चीज हो जाए उसके बाद में रियलाइज होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। रियलाइज कब होता है अपने को? जब वो चीज हैपन होती है उसके बाद में रियलाइज होता है, उसके होने से पहले रियलाइज नहीं होना। ये पॉइंट बहुत काम आएगा आपके। तो ECB ने रियलाइज किया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिस्टम है वो क्या? अंडर थ्रेट है, संकट में है। इसलिए इसने क्या किया? लिक्विडिटी प्रोवाइड की ताकि फेल्यूर को रोका जाए, मार्केट में फेल्यूर ना हो जाए, ठीक है, फेल ना हो जाए। शुरू करते हैं, शुरू हो जाऊं। ड्यू टू द थ्रेट, थ्रेट के कारण। अब ये थ्रेट वाला किसमें? फर्स्ट वाले में है ना। ड्यू टू द थ्रेट, थ्रेट के कारण, संकट के कारण, ड्यू टू द थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिस्टम, ऐसे जाएगा सेंटेंस। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिस्टम के थ्रेट के कारण ECB ने क्या किया? कैश फ्लो बढ़ा दिया मार्केट में, मार्केट के फेल्यूर को रोकने के लिए। सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन गलत है। क्यों गलत है? मैंने बोला था रियलाइज का मतलब होता है, रियलाइज का मतलब क्या होता है? रियलाइज का मतलब होता है कोई चीज होने के बाद में। तो थ्रेट ऑलरेडी आ चुका है, रियलाइज बाद में हुआ ना। रियलाइज किसी चीज का रियलाइज कब होता है? जब वो चीज हो जाए उसके बाद में रियलाइज होती है ना। रियलाइज का मतलब बाद में मालूम पड़ना, पता लगना। पता तभी लगता है जब वो चीज हो, पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करे। तो यहां पे मीनिंग चेंज हो रहा है, मीनिंग चेंज नहीं होने देना। थ्रेट के कारण ये एक्शन नहीं लिया, तो ये प्रोवाइड वाला काम क्या किया है? उसने कोई एक्शन लिया है ना ECB ने, तो ये थ्रेट के कारण नहीं लिया। थ्रेट तो कब का ही आ गया, तो पहले तो नहीं लिया, रियलाइज होने के बाद लिया। पॉइंट ध्यान रखना, समझ आया चीज? तो थ्रेट के कारण ECB ने एक्शन नहीं लिया, थ्रेट तो ऑलरेडी था, थ्रेट के कारण लेगा, इसका मतलब क्या? थ्रेट आते ही एक्शन ले लेना चाहिए था, ठीक है। या फिर थ्रेट आ गया बहुत टाइम बाद भी ले सकते थे, थ्रेट के कारण ही लिया है। लेकिन यहां फिर रियलाइज का कोई मीनिंग नहीं आ रहा। जैसे ही आप ऐसे पढ़ोगे, आपको देखो मीनिंग सेम आना चाहिए, वो पहले वाली बात आनी चाहिए आपकी कि थ्रेट के कारण, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के थ्रेट के कारण ECB ने ये डिसीजन लिया। अच्छा, मतलब थ्रेट था इसलिए डिसीजन लिया। तो आपको कहीं नहीं पता लगेगा कि ECB को रियलाइज हुआ, उसका हो सकता है दोबारा से उसको पता लगा, ठीक है। और रियलाइजिंग के कारण अगर आप बोलोगे थ्रेट की रियलाइजिंग कारण, तो क्या होगा? अच्छा, ECB को रियलाइज हो गया था, मतलब पहले उनको पता नहीं लगा था, ठीक है, बाद में जब पता लगा तब उन्होंने लिया था। ये बात बोल रहे हैं ये दोनों सेंटेंस ये बात बोल रहे हैं कि पहले उन्हें पता नहीं था, जब पता लगा तब उन्होंने हाथों हाथ डिसीजन ले लिया, हाथों हाथ एक्शन ले लिया। समझ आया चीज? लेकिन थ्रेट के कारण बोलोगे तो सिंपल सी बात है कि फाइनेंस स्टेबिलिटी का थ्रेट आया और ECB ने एक्शन ले लिया, ठीक है। तो ये बात जो है इसका कन्वे नहीं कर पा रहा, मीनिंग नहीं छोड़ना, आपको कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए, सेम का सेम मीनिंग। तो रियलाइज करने के बाद ऐसा किया था, इसका मतलब ड्यू टू द थ्रेट गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको सही किया है। अब समझ में आया? आप बोलते हो सर हमारे जो कनेक्टर वाले हैं वो गलत हो जाते हैं, सही होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? ये रीजन है क्योंकि आप इतना डेप्थ में नहीं सोचते कि बात रियल में क्या चल रही है। और रियल बातों का पता कब लगेगा? जब आपको प्रॉपर वर्किंग आती हो और पिक्चर बनाते हो, माइंड में पिक्चर बनाओगे तभी ये पता लगेगा। क्योंकि रियलाइज की अगर आपको वर्किंग नहीं आती तो आप नहीं कर सकते। समझ आया चीज? तो ये गया। आगे देखें, रियलाइजिंग द थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब जरूरी नहीं है सेंटेंस ऐसा ही रखें, सेंटेंस में चेंज कर सकते हो। अब बात अपने करें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज अंडर थ्रेट, ये भी बोल सकते हो आप, वो थ्रेट के अंडर है, संकट में है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का थ्रेट, तो बात तो एक ही है ना। वो तो सेंटेंस को तोड़ मरोड़ कर रहे हो, बस आप बात तो सेम ही कन्वे कर रहे हैं ना। तो एक सेंटेंस को बहुत तरीके से लिख सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ?
जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का थ्रेट को रियलाइज करते हुए, आईएनजी क्लोज किसका, ईसीबी का, उसको रियलाइज करते हुए ईसीबी प्रोवाइडेड एम्पल लिक्विडिटी, उसने अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस वन टू अवॉइड दैट थिंग। समझ में आई चीज? तो ये सेंटेंस ऐसे होगा, रियलाइजिंग द थ्रेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी द ईसीबी प्रोवाइडेड एम्पल लिक्विडिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ जेन क्लोड टू अवॉइड कैस्केडिंग मार्केट फेलियर्स। मतलब क्या निकला कि रियलाइज करते हो, तो बिल्कुल सही सेंटेंस आ रहा है। तो बी सेकंड अपना सही है, फर्स्ट नहीं होगा भाई। तो फर्स्ट जितनों में है उड़ा दो, ये ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट है, इसको मत उड़ा देना। ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट का मतलब एक को छोड़कर सारे के सारे, मतलब एक नहीं है, दो और तीन दोनों के दोनों आपके हैं, फर्स्ट वाला नहीं है। और ओनली सेकंड हो सकता है, ओनली थर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड अपना सही है। चेक करते हैं आगे। बिकॉज द ईसीबी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वॉज, क्योंकि ईसीबी की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो थ्रेट में थी, इसलिए उसने क्या किया, प्रोवाइड किया। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये मीनिंग दे रहा है सेम का सेम रीजन, क्योंकि ईसीबी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो थी, क्योंकि ईसीबी की, अब ईसीबी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो पूरी कंट्री की बात होती है, वैसे तो ईसीबी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ध्यान रखने के लिए। अगर किसी को नहीं पता फिर भी देख लो, क्योंकि जो स्टेबिलिटी थी वो थ्रेट के अंडर थ्रेट थी, ठीक है, इसलिए क्या किया उन्होंने, प्रोवाइड किया। इसलिए उसने क्या किया, प्रोवाइड किया। किसने, आपका उसने, अब किसने, ईसीबी ने। तो यहाँ पे क्योंकि वो थ्रेट में थे इसलिए प्रोवाइड किया ना, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया इसलिए प्रोवाइड किया, फिर से सेम बात। तो इसका मतलब ये भी गलत। अब इसको तो डेप्थ में बोलने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट में मैं बता चुका। अब दिक्कत होगी स्टूडेंट्स की ये कि सर स्टेबिलिटी तो अब है थ्रेट में, इज यूज हुआ है, तो प्रोवाइड पास्ट में कैसे कर दिया, ये तो गलत है, कनेक्शन ले ही नहीं सकता कभी भी। जब क्योंकि इसका मतलब तो प्रेजेंट हो गया ना, बिल्कुल नहीं, ना ऐसा नहीं होगा। रियलाइज्ड की बात करें कि ईसीबी ने रियलाइज किया था, उसके बाद प्रोवाइड किया था, और वो स्टेबिलिटी अभी भी थ्रेट में है, उस बात को उसने पहले, हो सकता है वो ऐसे नहीं हो सकता क्या कि इकोनॉमी में गड़बड़ हो गई थी, मान लो 15 दिन पहले इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, या फिर अपने बात करें कोरोना के कारण अभी दूसरा साल चल रहा है, उसके कारण 2 साल पिछले 1 साल से क्या है, इकोनॉमी डाउन ही है। तो रियलाइज कब हो गया था, हो सकता है पिछले साल ही रियलाइज हो गया गवर्नमेंट को, और इकोनॉमी तो अभी भी क्या है, डाउन कंडीशन में है ना। तो इस डाउन कंडीशन में जो अभी है उसका पता गवर्नमेंट को पहले ही लग गया था, तो क्या दिक्कत है, तो बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ से एक रूल खत्म होता है रिपोर्टेड स्पीच वाला, कि अगर यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्लोज होता है उसके अंदर अगर पास्ट आए तो आगे प्रेजेंट नहीं आ सकता, गलत है। यूनिवर्सल ट्रूथ ही आ सकता है, नहीं आ सकता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं कि हमेशा ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या रहेगी, थ्रेट में रहेगी, यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है, फिर भी ये आ गया। क्यों, वो जो यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह कुछ नहीं बता, वो बताता है कि जो मॉडल है वो उसके अकॉर्डिंग बताता है। अब डज भी यूज हुआ, इसका मतलब वो प्रेजेंट में भी वो चीज है, अभी भी जो पास्ट में चली थी वो अभी भी प्रेजेंट में है। इस तरीके से ये बात है बोल। अब आप बोलोगे सर फिर पास्ट की चीज को खींच कर है तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, तो सिंपल है, क्या मोड बता रहा है कि वो थ्रेट में है, ये बात पहले पता लगी, अब भी उसी पोजीशन में बना हुआ है। तो बना हुआ मतलब उस पोजीशन में है, आज भी दरवाजा बंद ही है, आज भी वो जो दरवाजा है वो बंद है, अभी भी बंद है, और 5 साल पहले भी बंद था। तो बंद हो चुका है, नहीं है, धीरे धीरे बंद होकर बंद नहीं हुआ, अब जाकर नहीं हुआ, कोई एक्शन का रिजल्ट नहीं आया, ये मोड है, पोजीशन है उसकी, पहले ही ऐसी थी और अब भी ऐसी है। तो क्या है, अब इस सिचुएशन पे ऐसी है, फिक्स मतलब डस। समझ में क्लियर है? इसके लिए आपको टेंसेस को गो थ्रू करना पड़ेगा, ये जो मैं बात बताई, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो क्लियर है। तो यहां पे अपना जो जाएगा वो ओनली सेकंड जाएगा। ऑप्शन में देखें, ऑप्शन डी ओनली सेकंड। क्लियर हुआ? इतना डेप्थ में सोच सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसे सोचना, ऐसे करना, इस पैटर्न में कभी दिक्कत नहीं आई, किसी भी पैटर्न में दिक्कत नहीं आई। और कारण, रीजन क्या है नेगेटिव होने का? नेगेटिव होने का रीजन यही है कि आप इतना डेप्थ में नहीं सोचते। और मैं बार बार यही चीज तो करवा रहा था आपको, हमेशा से मैं ये सुचवाई तो रहा था आपको कि इतना डेप्थ में आप लोगों ने सोचना है। अब गलती आपकी है कि जब मैं इतना डेप्थ में सुचवा रहा था आप लोगों को, ठीक है, तो आप सोच क्यों नहीं रहे? आप डायरेक्ट, फिर भी आप ओनली एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में डायरेक्ट कैसे चल रहे हो कि क्विजेज कर ली, ये कर ली, इतने कर लिए, वो कर लिए, तो इस तरीके से हमारा ऐसे नहीं होता। आपको डेप्थ में अपनी सोच को डेवलप करना, वही तो मैं कर रहा हूं। अगर वही नहीं कर पाए आप तो फिर मेरा आपको पढ़ाने का मतलब क्या निकल रहा है? फिर मैं आपकी सोच, रियल जो मेरा काम है वो आपकी सोच डेवलप करना, वही नहीं डेवलप हो पा रही, फिर मतलब क्या है इतनी मेहनत करने का? समझ में आ रही चीज? तो इस तरीके से सोचना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सभी का सही जाना चाहिए। जैसे ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट
आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? स्टार्ट। स्टॉप। स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसको। बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दो की बात हुई किस किसकी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स। अब आप ये मत बोलना कि सर यहाँ पे मैनी आ गया तो यहाँ बोथ कैसे हो गया, ये तो बोथ तो दो के लिए होते, ये तो दो से ही बहुत ज्यादा, मैनी का मतलब तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स होगी और आपका क्या हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो बोथ कैसे है, तो मतलब क्या है बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को, सेंटर और स्टेट लेवल दोनों पे ये बात कर रहा है, उस तरीके से है। ठीक है, तो बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अपॉइंटेड, यहां से देखो फिर रूल्स आपके खराब होते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक साथ लेकर फिर दो की बात कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स को एक साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंटर और स्टेट दो लेवल की बात कर रहा है, उस तरीके से बात कर रहा है। समझ में पूरा सेंस पे होगा, अदरवाइज आप रूल्स की फॉर्म में तो आपको ये गलत ही लगेगा, इसलिए रूल्स नहीं होते इंग्लिश में। तो वो क्या कर चुके हैं, हैव अपॉइंटेड, अपॉइंट कर चुके हैं, नियुक्त कर चुके हैं, एडवाइजर्स एंड कंसल्टेंट्स, एडवाइजर सलाह देने वाले, कंसल्टेंट का मतलब सलाह वगैरह देने वाले, मशवरा देने वाले, ऑन एन, किस पर, ऑन एन एड हॉक बेसिस। एड हॉक का मतलब होता है अनौपचारिक तरीके से, जो प्लानिंग की फॉर्म में ना हो, अचानक से किसी को नियुक्त कर देना, अचानक से कोई एक्शन वगैरह लेना, उस तरीके से अनौपचारिक मतलब स्पेसिफिक फॉर्म में, स्पेशल पर्पज के लिए कोई स्पेसिफिक पोस्ट वगैरह तैयार करना है, कुछ भी करना है, यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पज के लिए स्पेसिफिक पोस्ट की फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या निकला कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर चुके हैं, सलाहकार वगैरह नियुक्त कर चुके हैं एड हॉक बेसिस पे, अनौपचारिक तरीके से, मतलब बिना प्लानिंग के, मतलब डायरेक्ट जब जरूरत पड़ी उस टाइम पे उनको नियुक्त कर दिया। तो पॉइंट क्या है यहाँ से अपने को, बात क्या मिली, अपने को बात ही लेनी है। बात ये मिली कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर चुके हैं, एडवाइजर वगैरह जो सलाहकार वगैरह उनको नियुक्त कर चुकी है। आगे बात करें सेकेंड सेंटेंस, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, रिक्रूटेड इनटू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो कि रिक्रूटेड थे किसमें, फाइनेंस मिनिस्ट्री में। रिक्रूटेड यहाँ V3 ईडी क्लोज है आपका, ये मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्लोज पता लगता है, किस तरीके से V2 V3 किस तरीके से इनमें डिफ्रेंशिएट होता है, वो चीज़ें मैं आपको एडिटोरियल में करवाता हूँ। तो सम ऑफ देम, अभी अपनी क्लासेज जो एग्जाम पास में इसलिए पैटर्न बैक टू बैक पैटर्न चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपका प्री का हो जाएगा उसके बाद में अपने एडिटोरियल भी साथ में रखा करेंगे पैटर्न्स के साथ में, तो मेंस के पैटर्न रखा करेंगे और साथ में एडिटोरियल, क्योंकि मेंस के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल वगैरह, क्योंकि वहाँ पे आपको रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए, मतलब समझ में आनी चाहिए सारी चीज़ें। वर्किंग से मेंस आपका बिल्कुल ईजी हो जाता है, प्री से भी ज़्यादा ईजी हो जाता है आपका मेंस, अगर आपकी वर्किंग क्लियर है तो सम ऑफ देम रिक्रूटेड इनटू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो कि रिक्रूटेड थे, जिसको लिया गया था, रिक्रूट का मतलब भर्ती वगैरह करना, इनटू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड मोर रिसेंटली, अगर ज़्यादा रिसेंटली फॉर्म में बात करें, वो पुरानी बात है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रिसेंटली हाल ही की बात करें, इनटू पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, उद्योग वगैरह, उनमें हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ, वो खुद को डिस्टिंग्विश कर चुके हैं, अलग कर चुके हैं। तो डिस्टिंग्विश्ड जो हैव का सब्जेक्ट है वो क्या है, सम ऑफ देम, उनमें से। मतलब क्या निकला कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स है वो क्या कर चुकी हैं, सलाहकार वगैरह नियुक्त कर चुकी है, उनमें से कुछ जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में और पब्लिक एंटरप्राइजेस में जो क्या किए गए थे, रिक्रूट किए गए थे, उनमें से कुछ क्या है, क्या कर चुके हैं, खुद को अलग कर चुके हैं, मतलब निकल चुके हैं, वापस से छोड़ चुके हैं, जो पोस्ट वगैरह उनको दी गई थी उन्होंने रिजाइन वगैरह कर दिया, इस तरीके से ये बात कर रहा है। दो बातें माइंड में क्या आई, एक तो क्या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर चुकी हैं, सलाहकार वगैरह नियुक्त कर चुकी हैं। दूसरा, उनमें से कुछ
छोड़ चुके हैं, वो जॉब जहाँ पे उनको नियुक्त किया गया वो जॉब वगैरह छोड़ चुके। ये दो बातें हमारे क्लियर होती है यहाँ से। बात करें सेंटेंस पढ़ना, आफ्टर द रिक्रूटमेंट इनटू, तो ये जो रिक्रूटमेंट इनटू वाला है वो कहाँ पे कौन से सेंटेंस को ले रहा है? ये सेकंड सेंटेंस को ले रहा है। इसका मतलब सेकंड सेंटेंस अभी बनेगा बेस की फॉर्म में, और जो कनेक्ट करोगे वो किसको? फर्स्ट सेंटेंस को आप कनेक्ट करोगे। तो दोनों बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो दूसरी बात के साथ में फर्स्ट को करना है। दूसरी बात को कैसे पढ़ेंगे? जैसे इसने बोला उसके अकॉर्डिंग कि रिक्रूटमेंट इनटू मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह में, फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो आपके पब्लिक एंटरप्राइजेज में यही होगा ना, द रिक्रूटमेंट इनटू द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, इस तरीके से। तो जो रिक्रूटमेंट है किसमें? फाइनेंस मिनिस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइजेज में जो रिक्रूटमेंट है, उस रिक्रूटमेंट के बाद क्या हुआ? उस रिक्रूटमेंट के बाद क्या क्या हो सकता है? उस रिक्रूटमेंट के बाद वो लोग छोड़ गए। सही है, बात सही है, बात तो सही गई, लेकिन ओनली सेकंड सेंटेंस ही रह गया, वही घूम गया, फर्स्ट वाले को तो लेकर ही नहीं आया। उसी सेंटेंस में गोल गोल घूम गया वो। एक ही सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वो पहले जो आपका सेकंड है वो वाला है जिसका वो पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट वाले को कर देखना। रिक्रूटमेंट के बाद, भर्ती के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने एडवाइजर वगैरह को अपॉइंट किया। रिक्रूटमेंट के बाद अपॉइंट करेंगे या अपॉइंट करेंगे तब रिक्रूटमेंट होगा? अपॉइंट करने से ही रिक्रूट होगा ना। रिक्रूटमेंट तभी होता है ना जब उनको अपॉइंट करेंगे। अपॉइंटमेंट के साथ ही तो रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट के बाद में अपॉइंटमेंट थोड़ी हुआ है। तो हुआ क्या है? रियलिटी अगर देखें तो सरकार ने क्या किया? पहले क्या किया? अपॉइंट किया उनको, मतलब रिक्रूट करके उनको अपॉइंट किया। उसके बाद अपॉइंट करते उनको रिक्रूट किया। तो उसके बाद जो रिक्रूटमेंट के बाद में वो वापस से छोड़ के चले गए। तो ये चीज हो सकती है। उसके बाद तो यही हुआ था। तो रिक्रूटमेंट के बाद में, या फिर आप ऐसे बोलो कि रिक्रूटमेंट के बाद में उनको अपॉइंट किया, रिक्रूटमेंट किया गया, तो वो रिक्रूटमेंट निकाला जाता है। रिक्रूटमेंट तभी होता है जब उनको भर्ती कर लिया जाए। एक तो बात ये क्लियर है। फिर भी अगर आपको लगता हो कि रिक्रूटमेंट ऐसे होता है, फिर भी आपका सही नहीं जा रहा, अगर आप इतना थोड़ा सा मतलब डेप्थ में नहीं सोच पाते, फिर भी आपका वहां पे भी ऊपर ऊपर से सोच रहे हो तो भी सही नहीं है, क्योंकि दूसरे सेंटेंस का पार्ट कनेक्ट नहीं करेगा। रिक्रूटमेंट के बाद में क्या हुआ? रिक्रूटमेंट के बाद में उन्होंने छोड़ दिया। ये बात करोगे तो सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट होकर रह जाएगा, ओनली सेकंड, फर्स्ट नहीं कनेक्ट करेगा। अगर फर्स्ट को कनेक्ट करोगे, रिक्रूटमेंट के बाद में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, ये कनेक्ट करोगे तो वो छोड़ दिया वाला रह जाएगा। मतलब बातें आपकी जो बोली गई है वो पूरी नहीं आ रही। पिक्चर बनाकर देखो, बातें क्या है? एक तो अपॉइंट किया जा रहा है, एक रिक्रूटमेंट होने के बाद में क्या, एक तो अपॉइंट किया जा रहा है, एक वो छोड़ के जा रहे हैं। एक तो अपॉइंट किया जा रहा है और एक छोड़ के जा रहे हैं। दो बातें हो रही है, दोनों बातें आनी चाहिए। और अगर मैं ये बोलूं रिक्रूटमेंट के बाद में अपॉइंट किया, तो ये बात कंप्लीट होगी। छोड़ने वाली बात कहाँ गई? तो बातें दोनों कंप्लीट नहीं है ना, तो कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए दोनों बातों का। इसका मतलब फर्स्ट वाला नहीं होगा, नहीं होगा तो ए नहीं होगा, और नहीं होगा तो डी नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। सेकंड में बात करते हैं, बीइंग अपॉइंटेड एज। बीइंग अपॉइंटेड एक एडवाइजर, बीइंग अपॉइंटेड एज एडवाइजर की तरह है ना, एडवाइजर की तरह अपॉइंटेड होते हुए सम ऑफ देम हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्व्स। ठीक है, एडवाइजर की तरह अपॉइंट होते हुए वो छोड़कर चले गए। अब पहला सेंटेंस सेंट्रल गवर्नमेंट और मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे आएगा? वो ऐसे आ जाएगा, बीइंग अपॉइंटेड एज एडवाइजर्स एंड कंसल्टेंट्स बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन एड हॉक बेसिस सम ऑफ देम। ये ऐसे आ सकता है आपका, सम ऑफ देम मतलब उन एडवाइजर्स वगैरह में, ये ऐसे आ सकता है। लेकिन एक बात बताओ, बीइंग अपॉइंटेड एज का मतलब अपॉइंट होते हुए, अपॉइंटेड फॉर्म में छोड़ सकते हैं क्या? जब छोड़ गए तो अपॉइंटेड कहाँ है? तो बीइंग का मतलब तो उस फॉर्म में है, वो अपॉइंटेड है, और यहां बोल रहा है कि वो उन्होंने खुद को अलग कर लिया, छोड़कर चले गए। तो अपॉइंटेड और छोड़कर चले गए, दोनों बातें कैसे हो सकती है? आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड, अपॉइंट होने के बाद उन्होंने छोड़ा था। तो जब छोड़ेंगे तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा ना। तो छोड़े, अपॉइंट होते हुए, साथ साथ वो अपॉइंटेड है और साथ साथ ही छोड़ के जा रहे हैं, नहीं हो सकता, बिल्कुल नॉनसेंस बन गया। समझ में? बीइंग अपॉइंटेड मतलब एक एडवाइजर की फॉर्म में नियुक्त होते हुए वो छोड़कर चले गए। नियुक्त होते हुए छोड़कर जाएंगे क्या? रिजाइन करके छोड़ के जाएंगे, नियुक्ति खारिज होगी फिर छोड़कर जाएंगे, नियुक्ति खारिज होने के बाद छोड़कर जाएंगे। ऐसे बोल सकते हो, बीइंग अपॉइंटेड एज एडवाइजर वगैरह के अपॉइंट होते हुए वो छुट्टी पे चले गए। हाँ, छुट्टी पे जा सकते हैं और वो एडवाइजर बने हुए हैं।
जब वो छोड़ के चले गए तो वो एडवाइजर बने नहीं रहेंगे, तो बीइंग नहीं आएगा प्रोग्रेसिव फॉर्म में, वो क्लोज नहीं आएगा कि उस फॉर्म में वो है। तो ये आपका गलत, समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से डेप्थ में सोचना पड़ेगा, तभी आपके क्लियर होगा। तो इसका मतलब सेकंड भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी अपना गया। थर्ड को देखो, इन व्यू ऑफ डिस्टिंग्विशिंग, व्यू का मतलब ध्यान में रखते हुए, डिस्टिंग्विशिंग ऑफ सम ऑफ देम, मतलब उनके जो अलग होने को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपॉइंट किया। बात तो ये हुई है ना, क्योंकि डिस्टिंग्विशिंग वाला जो आपका है वो किसका पार्ट है? सेकंड सेंटेंस का पार्ट है। तो सेकंड में ऐसे ही बन सकता है कि डिस्टिंग्विशिंग जो हुई है उनकी, जो मतलब उनका छोड़ना था, छोड़ने का जो काम हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए, इन व्यू ऑफ, ध्यान में रखते हुए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। मतलब वो क्या है, जो उनका मतलब छोड़कर जाना की जो एक्टिविटी थी उसको ध्यान में रखते हुए, सेकंड के साथ फर्स्ट कनेक्ट करो। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? अपॉइंट किया है। फर्स्ट तो अपॉइंट करने की बात बोल रहा है ना, तो उनकी जो मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की मतलब जॉब वगैरह को छोड़कर जाने की जो एक्टिविटी, उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनको नियुक्त किया है। तो वो छोड़कर चले गए, उसको ध्यान में रखते हुए नियुक्त कैसे करोगे जब वो छोड़कर ही चले गए? उनकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उनको नियुक्त किया गया, ऐसे होता तो सही था। ये भी आपका गलत, इसका मतलब थर्ड भी गलत, तो ऑप्शन सी भी गलत। इसका मतलब नन ऑफ दिस। तो एक चीज ध्यान रखना, नन ऑफ दिस भी आ सकता है। अब दिक्कत होती है नन ऑफ दिस में, लेकिन यहां कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है अगर आप उसको सेंसिबल फॉर्म में पढ़ पा रहे हो, पिक्चर बना रहे हो। दोनों बातें पढ़ी अपनों ने, देखो मेथड क्या है अपना, दोनों बातें पढ़ी, दोनों का मीनिंग लिया, क्या क्या बातें हैं, उन मीनिंग के अकॉर्डिंग अपनों ने क्या किया, फिर ये पढ़े इसके अकॉर्डिंग क्या क्या बातें हो सकती है, ये देखा कि कौन से सेंटेंस का पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके क्लियर हुआ किस तरीके से करना है, तो इस तरीके से इस पैटर्न को करना होता है। और दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, आप लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों नेगेटिव होते हैं? क्योंकि आप इतना डेप्थ में नहीं सोचते हो। इतना डेप्थ में सोचोगे और पिक्चर बनेगी, डायरेक्ट ही पता लग, जब आपकी मतलब प्रैक्टिस है इतना डेप्थ में सोचने की, तो अपने आप देखते ही पता लग जाता है। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न था, बड़ा शानदार वाला पैटर्न है और एग्जाम में आता भी बहुत है, बहुत पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, प्री में तो आता ही है, मेंस में भी पूछा जाता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस पैटर्न के। बार बार 2 3 4 बार आप इसको रिवाइज कर लेना, श्योरिटी है आपको ये पैटर्न क्लियर हो जाएगा। समझ में आप लोगों के? तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, रिवाइज जरूर कर लेना। ओके।